स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका है, आज 1 सितंबर क्लास 1 पॉलिटी 1, ठीक है, पॉलिटी का क्लास 1 है। आज SSC JEE का क्रैश कोर्स है। कम से कम जो है क्लास 12 क्लास डिज़ाइन किए गए हैं पॉलिटी के लिए, ठीक है। एक्चुअली वैसे तो 10 क्लास ही है, +2 जो है वो बोनस क्लासेस है, जिसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, हाल फिलहाल करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो 2 क्लासेस में किया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट के भी क्लासेस अगले वीक से, मतलब अभी तो ये फर्स्ट वीक में जो है 1 से 3 सितंबर तक तो सिर्फ पॉलिटी चलेगा, लेकिन 4 सितंबर के बाद या 4 सितंबर से ही इन्वायरमेंट के भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और अच्छा रिस्पांस मिला तो एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट 3-3 क्लासेस जो है रिलीज़ की जाएगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक बात बता दूं, कम टाइम में ही बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है जीके की, ठीक है। और एक इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ कम टाइम में अच्छा सा आउटपुट दे सकता है, बिकॉज आई एम इंजीनियर, आई नो। सो प्लीज़ आप पेशेंसली सुनिए और जीके एकदम अच्छे से, पॉलिटी एकदम अच्छे से कवर अप कीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स या कहे तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसके पीछे की, ठीक है। 1945 में जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, दूसरा महायुद्ध जब ख़त्म हुआ, तब जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत कर आई थी। और लेबर पार्टी के लोग बहुत लिबरल थे, अच्छे लोग थे, और उन्होंने कहा कि अब इंडिया को आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके कंट्रोल में इंडिया नहीं था। 1942 में जो है जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बहुत ही वायलेंस हुआ था तब, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ था, ब्रिटेन के या फिर कहे तो अंग्रेज़ों को कवर अप करना या अंग्रेज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े लीडर जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनको सबको क्या किया था, उनको एक रात पहले ही, जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ कि कल से करेंगे सपोज, तो एक रात पहले ही इनको जेल में डाल दिया गया। और फिर एक रात पहले जेल में तो डाल दिया, लेकिन कुछ नए चेहरे उभर के आए, कुछ नए चेहरे उभर के आए और उन्होंने जो है वो मूवमेंट सक्सेसफुल करवाया। तो इससे क्या हो गया कि प्रेशर बन चुका था, जो ब्रिटिश थे उनके ऊपर प्रेशर बन चुका था। तो फिर 1945 में जब लेबर पार्टी जीत कर आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इंडिया को अब आज़ाद करते हैं। तब उन्होंने 3 मेंबर कमेटी, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बिठाई, उनको जो है 3 मेंबर्स को ब्रिटेन से यहाँ इंडिया भेजा गया, ठीक है। उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, और एक नाम है, ठीक है, नाम नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन 3 मेंबर की कमेटी आई थी। और उन्होंने सजेस्ट किया कि ठीक है, हम आपको दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन एक कुछ रूल होना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ लोकतंत्र में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी के हिसाब से लोकतंत्र होता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, फिर जाके हमारे जो नेता है उन लोगों ने माना कि ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बेसिक लॉ, एक बेसिक कानून, ठीक है। जिस लैंड पे भी आप रह रहे हो, दुनिया के किसी भी जगह आप रह रहे हो, तो वहाँ पे कुछ कानून होता है, वो बेसिक कानून आपको फॉलो करना है। वो बेसिक लॉ आपको राइट्स देगा, जीने के राइट्स देगा, आपको राइट्स देते ही आपको कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करने हैं, आपके कुछ कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस तरह से। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बेसिक लॉ की क्या करते हैं, उसे बेसिक लॉ का काम करता है, ठीक है। आप अगर अमेरिका में जाओगे तो आपके ऊपर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है या आपने कुछ बुरा काम किया है, तो वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको प्राइज़ मिलेगा। सेम विथ इंडियन, ठीक है। अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आया तो उसके ऊपर जो है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। इससे समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बेसिक लॉ हु actually deliver a rights to live and so many things like duties to follow, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिक लॉ, ठीक है।
एक बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना सिंपल सा फंडा है। देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल जो है यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड है। इसका मतलब क्या है? क्या यूनाइटेड किंगडम के लोगों के पास पेन कॉपी नहीं है, वो लिख नहीं सकते, या फिर वो इतने आलसी हो चुके कि वो लिखना नहीं जानते? क्या फिर इस तरह से है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे के कान में बोलते होंगे कि ये बेसिक लॉ है हमारा, तुमने फॉलो नहीं किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जानकार भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन वो जो किताब है वहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही साथ वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम की, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि संसद में अगर कोई बिल पास हुआ, ठीक है, कोई बिल पास हो चुका है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं, अगर ऐड करना चाहे नहीं करना चाहे कुछ उनका कॉल है वो। लेकिन वो जो बिल है, वो पास हो चुका बिल पूरे यूके पे, पूरे न्यूजीलैंड पे लागू होगा। इसका मतलब क्या है? संसद में बैठे हुए मेंबर्स में बहुत ज़्यादा पावर है कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेयर टू संविधान, है ना। पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखा हुआ ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पार्लियामेंट जो है सुपेरियर है कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या? जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, संविधान के ऊपर कोई नहीं। संविधान में अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है, तो वो अधिकार नहीं देता हमारा संविधान। ठीक है, तो अगर आप मरना चाहते हो तो कोई लॉ नहीं बना है इसके लिए, ये याद रखिए। हमारे यहाँ पे लॉ नहीं बना हुआ है ऐसा। तो इससे समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा हुआ है, आपने अगर नहीं माना तो आपको सज़ा होगी। ठीक है, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना। कोई भी चीज़, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में है ना, कोई भी बिल ऐसे, सपोज कोई भी बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है और उन्होंने पास कर दिया पार्लियामेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। हाल फिलहाल एक जो है नेशनल जुडिशरी सिस्टम करके बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये आपको अधिकार नहीं है। कि जो उसमें क्या था, वो पॉलिसी इस तरह से है कि जो जज होंगे किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तो वो उनको डिसाइड करना या फिर उनको अपॉइंट करने के लिए दो पॉलिटिशियन भी मेंबर होंगे। तो इस तरह से तो फिर पॉलिटिशियन मतलब राजनीति आ चुकी है ना जुडिशरी में। तो ये गलत बात है, ये गलत बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, और वो जो बिल है वो आज तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि वो पास हो चुका है पार्लियामेंट में, लेकिन लागू नहीं हुआ। इससे क्या पता चलता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोपरि है। ठीक है, इससे पता चल चुका है। आप भूलोगे नहीं, आप किसी और को बताओगे अच्छे से ये बात। ठीक है, फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है तो असेंबली तो करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, है ना। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था टू प्रिपेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो बच्चा ही बोल सकता है। तो इंडिया में हुआ यूँ कि 389 मेंबर्स की एक असेंबली बनी। 389 मेंबर्स कहाँ से आए? प्रोविंस से 60% एरिया जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के अंडर था, 60% एरिया वहाँ से कुछ लोग आए। और स्टेट्स मतलब प्रिंसली रूल स्टेट। होता क्या था प्रिंसली रूल स्टेट? जैसे बड़ौदा हो गया, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, और क्या था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, बहुत अमीर आदमी था वो, है ना। तो कैसे था ना कि ये जो प्रोविंस, ये जो स्टेट कह रहे हैं ना, तो हमारे इस तरह से नहीं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट नहीं थे, वो छोटे छोटे ही जगह। जैसे हैदराबाद आपके स्टेट थोड़ी है, वो तो एक सिटी है, लेकिन वहाँ पे एक निज़ाम का
क्या कहते हैं सरकार चलती थी, निज़ाम की सरकार चलती थी। हालांकि वो थे अंग्रेज़ों के ही अंडर थे, ठीक है, वेन डायग्राम से देख लीजिए, ये ब्रिटेन के ही अंडर आते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी अपनी क्या कहते हैं पुलिस फोर्स थी, वहाँ का ऑटोनॉमस की तरह, ये याद रखिए, ऑटोनॉमस की तरह थे। जो ब्रिटिश थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे, उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है। तो जो थे 60% एरिया से जो है डायरेक्ट मेंबर आए थे, डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, इलेक्टेड मेंबर कैसे आए थे, 1 मेंबर ऑन ईच 10 लाख मेंबर, ठीक है, सॉरी 10 लाख पॉपुलेशन, किसी जगह की, किसी प्रोविंस की, स्टेट की अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ से एक मेंबर आएगा, 20 लाख है तो वहाँ से 2 मेंबर आएंगे, याद रखिए। उसी तरह से स्टेट्स में क्या हुआ था, प्रिंसली रूल है, अभी राजा महाराजाओं का भी अभी वहाँ पे है, तो वो क्या करते थे, अपने प्रधान को भेजते थे कि कोई एक स्पेशल प्रधान जाए जिसे जानकारी है, कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, उसे भेज देते थे। तो इस तरह से 389 मेंबर्स हुए। लेकिन हुआ यूँ कि पार्टीशन हो गया 1947 में, है ना, पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तब जो है सिर्फ 299 मेंबर बचे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि कितने पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कितने बचे, तो 299 मेंबर बचे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो मीटिंग्स हुई, पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, ये याद रखना। ये डेट पूछते हैं कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। तब प्रेसिडेंट बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नहीं, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्परेरी थे, बहुत एजेड थे, तो थोड़ा सा ना माहौल बनना चाहिए, थोड़ा सा एल्डरी पर्सन को अगर आप कहीं अच्छे पद पे बिठा दोगे, और इनको टाइम भी चाहिए था कि कोई जो है एग्जैक्ट पर्सन को चूज करने के लिए इनको टाइम चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा कि आप आज के दिन जो है प्रेसिडेंट बन जाइए, और ये बन गए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले जो प्रेसिडेंट थे टेम्पररी या इंटरिम प्रेसिडेंट, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या हुआ, एक दिन बीच में गैप हुआ 10 तारीख को, 11 तारीख को फिर से सेकेंड जो है मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, दिल्ली में ही, तो दिल्ली में ही होती है, ये याद रखिए। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, पहले प्रेसिडेंट, और ये पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे प्रेसिडेंट बने। ये भी पूछा जाता है कि टेम्परेरी कौन थे और परमानेंट कौन थे, तो ये दो क्वेश्चन तो पूछ चुके हैं। अब ये चांसेस बनते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, याद रखिए। ये दो चीज़ें तो आपको याद ही हो जाएंगी अगर आपने कभी भी जीएस पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो प्लीज़ पढ़िए। और हाँ, इस जो क्लास की पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन एक दिन बीच में गैप होके 13 तारीख को जो है फिर से मीटिंग हुई। 13 तारीख के मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि हम यहाँ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जमा हुए लोग, जो हम मेंबर हैं, यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, हमारा एम क्या है, हमारी नीयत क्या है, या फिर हम लोगों के प्लान क्या होना चाहिए, अपकमिंग प्लान क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, बस यही था। और इसे ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था, ठीक है, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद ना कमिटीज़ बनी, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा काम होने की वजह से अलग अलग टीम्स में लोगों को बांटा गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर की कमेटी बनी थी, जिसमें बी आर अम्बेडकर हेड कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हेड थे उस कमेटी के। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी है, ये भी याद रखिए, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और बी आर अम्बेडकर के बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है। क्यों आत्मा है, क्योंकि ये जो है आर्टिकल हमें अमेंडमेंट या फिर कह दो रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का पावर देता है, ठीक है, ये याद रखना। ये आगे पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो रीड्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे से, उसके लिए तो स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। सब कुछ हो गया, मीटिंग्स मतलब सॉरी टीम्स बन गए, सब बन गए। तो अभी कोई तो चाहिए ना कि बोले कि तुमने जो होमवर्क किया वो राइट किया है ना।
एकदम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि होमवर्क किया है तो राइट किया है, तो कोई तो चाहिए जो बहुत ज़्यादा जानकार हो। तो वो जानकार जो सलाहकार मिले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव जी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी इन्हें हर संविधान की। उस समय 1946 में उस समय जितने भी संविधान बन चुके थे वो जो बाहरी कंट्रीज़ के, ठीक है, जो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, USA हो, कोई भी हो, वहाँ का उन्हें जो है नॉलेज था, बहुत ज़्यादा नॉलेज। तो उन्हें नॉलेज होने की वजह से उन्हें एज अ एडवाइज़र अपॉइंट किया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आके बैठते थे, बिल्कुल नहीं। उनके सेशन होते थे, वो फीस चार्ज करते थे। ठीक है, अच्छी फीस चार्ज करते थे, इसीलिए तो मतलब इतना होशियार बंदा था। तो ये फाइनल जो है ड्राफ्ट करते थे, मतलब क्या ऐड करना है, कौन सा आर्टिकल लेना है, या फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो करना है, ये सारा आइडिया BN राव जी ने दिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन है, तो BN राव, ये याद रखना। और इतने होशियार थे ना ये ही है पहले भारतीय जो ICJ क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रह चुके हैं, पहले इंडियन। ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन देख लीजिए कि पहले भारतीय थे BN राव जी। इतना होशियार, इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन थे कि ICJ में ये जज रह चुके, जज रह चुके। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल दलवीर भंडारी करके जो है जज है एक्चुअली वहाँ पे ICJ में। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से BN राव जी को जो है एज अ सलाहकार हमने नियुक्त कर लिया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 का दिन आता है, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा रेडी है। ठीक है, हमारा बन के पूरा रेडी है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसे अडॉप्ट कर लेती है और कहती है कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 393 हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर को तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और 26 नवंबर को हम संविधान दिन के जो है साजरा करते हैं, या फिर कहे तो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन्होंने वेट किया 26 जनवरी का, और 26 जनवरी 1950 को फुल्ली इन्फोर्समेंट हुआ, पूरी तरीके से इंडिया पे लागू हुआ हमारा संविधान। ठीक है, तो ये दो डेट्स प्लीज़ अच्छे से याद रखिए। अभी हाल फिलहाल जनवरी में एक एग्ज़ाम हुआ था KVIC का, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था 2019 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करके कितने साल हुए। अगर आपको 1949 ये जो ईयर ही याद नहीं तो आप कैसे बताएंगे कि कितने साल हुए, तो 70 साल हुए, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ओरिजिनली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल था, प्रस्तावना, देन 22 पार्ट्स मतलब देखिए कि आपके पास बहुत वैरायटीज़ के एप्पल्स है, तो आप क्या करेंगे कि हर एक वैरायटी, जैसे सपोज़ कोई वैरायटी है, कोई सपोज़ कश्मीर का है एप्पल, तो आप वो कश्मीर का एप्पल एक अलग से डब्बे में रखेंगे ना। उसी तरह से आर्टिकल्स भी कुछ इस तरह से थे कि उनके वैरायटीज़ तो ठीक है डिफरेंट है, लेकिन ग्रुपिंग थे, ग्रुपिंग बन रहे थे कुछ कुछ के। जैसे आर्टिकल 1 से 4 तक एक पार्ट 1 में आता है, आर्टिकल 5 से 11 तक पार्ट 2 में आता है, पार्ट 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक आता है। तो इस तरह से पार्ट बन रहे थे, समझ में आया कि ग्रुपिंग हो रही थी। ठीक है, उस हिसाब से जो है ग्रुपिंग हो रही थी। तो वो है 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल्स हो रहे थे। आगे जाके अभी हाल फिलहाल प्रेजेंटली प्रीएम्बल है, और जो है 25 पार्ट बन चुके। क्यों 25 पार्ट बने, क्योंकि जो है आर्टिकल्स बढ़ गए। आर्टिकल कितने हुए, अभी हाल फिलहाल 448 आर्टिकल है, 448, ये याद रखिए, 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। ठीक है, ये इतना याद रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछते कि कितने ये है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कितने आर्टिकल है हाल फिलहाल, या फिर कितने अमेंडमेंट हुए हाल फिलहाल, तो वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो पहली क्लास है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लीजिए। तो सोशलिज्म, हमारा इंडिया क्या है, सोशलिज्म में बिलीव करता है। सोशलिज्म का मतलब क्या है, सपोज आपके पास या फिर क्या इंडिया के पास 100 रुपये है, तो इंडिया क्या करेगा, 50 रुपये अपने पास रखेगा और 50 रुपये अपने फ्रेंड या फिर नेबरिंग कंट्री को देगा कि भाई ले, तू भी मेरे से पैसे ले और आगे बढ़। ठीक है, ये है हम सोशलिज्म, हमारी ये क्या कहते हैं, हमारे संस्कार है ये, हम सोशलिज्म हमारी नींव है ये। कम्युनिज्म क्या होता है, जो चाइना है, देखना कम्युनिज्म जो है 100 रुपये है,
आपके पास 100 रुपये है, सपोज कोई पब्लिक के पास 100 रुपये है, तो वो चाइना या फिर कम्युनिज्म जो है वो निकाल लेगा आपसे वो पैसे ले लेने के बाद क्या करेगी वहाँ की गवर्नमेंट, आपको उसमें से कुछ परसेंटेज मनी दे देगी, जैसे 10 रुपये 15 रुपये आपके हिसाब से, मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सको इस हिसाब से। तो ये होता है कम्युनिज्म, ठीक है। आप देखिए फासिज्म, मतलब ये तो हुकुमशाही की क्या कहे एक लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। हुकुमशाही मतलब फासिज्म में होता यूँ है कि आपके पास अगर कोई पब्लिक के पास 100 रुपये है तो वो गवर्नमेंट वहाँ के उस बंदे की 100 रुपये निकाल लेगी और उस बंदे को बोलेगी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट से लोन लो, इतने इतने परसेंटेज का इंटरेस्ट पे करो। मतलब ये है फासिज्म, ठीक है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो हम क्या है सोशलिज्म में बिलीव करते हैं इंडिया। तो आज के लिए हमने क्या क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। हमने देखा कि प्रिएम्बल में जो है ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, बाद में अभी हाल फिलहाल कितने आर्टिकल्स है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा, पहली मीटिंग क्या थी, पहले प्रेसिडेंट क्या कौन थे, ये सब कुछ पढ़ा। प्रोविंस क्या थे, स्टेट क्या था, ये पढ़ा, ठीक है। अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है और कोई भी अच्छे से बताता नहीं है आपको, ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आज रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।